नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने वैदिक सभ्यता को शुरू किया था, जिसमें हमने चारों वेदों के बारे में अच्छे से जानकारी ली थी, उनके मुख्य पॉइंट्स को कवर किया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं उनका आर्यों का जीवन यापन कैसा था। जैसे कि वैदिक सभ्यता थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था उसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 बीसी से 600 बीसी। हम आपको पता है कि वैदिक सभ्यता के जो वासी थे वो आर्य थे, जो कि नागरिक जाति के थे और मध्य एशिया से आए थे। ऋग्वैदिक काल में जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। पशुओं में क्या पालते थे? गाय पालते थे। और जीवन उनका कैसा था? कबीलाई टाइप का जीवन था। वो गाय पालते थे और उनकी आजीविका भी पशुपालन पर आधारित थी। गाय को पालते थे, उन्हीं से अपना वो निर्वाह करते थे, पशुओं के पालने से ही। इसीलिए उनका जो मुख्य धन था वो भी गाय था। जो मुख्य धन गाय था, तो उनका किसी के साथ युद्ध होता था तो वो भी गाय के कारण ही होता था। ये लोग घोड़े को बहुत पसंद करते थे। क्या करते थे? घोड़े को बहुत पसंद करते थे, जिसके कारण इनके जीवन में गतिशीलता आई। वही ये आपको पता ही है, 1500 बीसी पहले की बात है। तब अब की तरह पहले मोटरसाइकिल तो नहीं था कि उठाया और चले गए, बस इनका तो मोटरसाइकिल घोड़ा ही था। ये घोड़े को बहुत पसंद करते थे। राजा कैसा था? प्रजातांत्रिक था। राजा कैसा था? प्रजातांत्रिक। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो राजा को चुनती थी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। ये वही सभा और समिति हैं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी, जिसमें बड़े विद्वान लोग शामिल होते थे, और जो समिति होती थी उसमें सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी जो समिति थी। ठीक है। राजा को शासन चलाने में रत्निन सहायता करते थे। कौन करते थे? रत्निन। ये पूछा जाता है प्रश्न में कि राजा को जो शासन चलाने में सहायता करते थे वो कौन थे? उनको रत्निन बोला जाता था। कहीं तो रत्निन लिखा होता है और कहीं रत्नी लिखा होता है, तो आप जो ऑप्शन में हो उसके हिसाब से टिक कर सकते हैं। जिनकी संख्या ऋग्वैदिक काल में बात करें तो 7 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 7 मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल में रत्निन की संख्या 7 मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो भी सभा और समिति दोनों में ही भाग लेती थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वो शासन चलाने में, राजा को चुनने में भाग लेती थी, शिक्षित भी थी, विदुषी स्त्रियां थी, और उनका काफ़ी सम्मान था समाज में, धार्मिक कार्यों में भी भाग लेती थी। समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, हमने जान लिया। बस एक ही खराबी थी ऋग्वैदिक काल में कि नियोग प्रथा प्रचलित थी। ये नियोग प्रथा क्या होती है? ये नियोग प्रथा थी ना, जो इसका मतलब था कि यदि किसी स्त्री को अपने पति से संतान उत्पन्न नहीं होती थी तो उसे अपने पति के भाइयों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते थे। यही नियोग प्रथा थी। बस यही ऋग्वैदिक काल की एक बुराई मानी जाती है। अगर बात करें हम, जो लड़कियां शादी नहीं करती थी उनको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो उनको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में शादी ना करने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। और कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल था उनमें कौन से मृदभांड प्रचलित थे? तो गेरुवर्णी चित्रित मृदभांड प्रचलित थे। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल था जो अच्छा था, इसमें महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। ये उत्तर वैदिक काल के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। तो जो गेरू रंग होता है वो शुभ माना जाता है।
के शुभ कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है, तो वहाँ ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी चित्रित मृदभांड प्रचलित थे। इसमें जो एक बलि नाम का एक कर था जो अपनी इच्छा से दिया जाता था। क्या था? बलि नाम का एक कर था जो अपनी इच्छा से दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा आदि विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक में लोपामुद्रा ये थी ऋग्वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां। आप याद कैसे करोगे? कुछ विदुषी स्त्रियां उत्तरवैदिक काल में भी थी, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल में थी उनके पीछे सभी के आ की मात्रा आती है। लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लोगे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो ये गविष्टि शब्द है। युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गांवों की खोज। उनका जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनका जो मुख्य धन था वो भी गाय था, युद्ध भी गायों के लिए होता था, और जो गविष्टि शब्द का प्रयोग है वो भी युद्ध के लिए इसीलिए प्रयोग किया जाता था। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अघन्य का अर्थ था न मारा जाने वाला। जिसको मारा ना जाए वो गाय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए गाय के लिए उन्होंने अघन्य शब्द का प्रयोग किया। ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद की प्राचीन संस्था क्या थी, तो ये थी विदत। क्या थी? विदत। बच्चे मैंने जो पढ़ा रही हूँ ना, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। आप अगर ध्यान से करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पुरुक वेले को त्रास दस्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरुक वेले को त्रास दस्यु। जहाँ पर हमने ऋग्वैदिक काल के मुख्य बातों को पढ़ लिया है, अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। स्थायी क्यों हो गया? क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल के वासी थे, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, उन्होंने उनका जो व्यवसाय था वो कृषि हो गया। वो कृषि करने लगे थे। कृषि तो भाई एक जगह टिक कर ही होती है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से उठे वहाँ चले गए। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या? कृषि हो गया। और कृषि किस पर होती है? भूमि पर ही तो कृषि होती है। तो इसीलिए उनका मुख्य धन गाय की बजाय भूमि बन गया, और युद्ध भी उनका फिर भूमि के लिए होने लगा। राजा का पद वंशानुक्रम हो गया। आप देखते जाइए उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में कितने चेंजेस आते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा का जो पद था वो उनको सभा और समिति चुनती थी और फिर बनता था राजा। और जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें राजा का जो पद था वो वंशानुक्रम हो गया। सबसे प्रमुख बात थी उत्तर वैदिक काल की लोहे की खोज। लोहे की खोज 900 BC में मानी जाती है। जो लोहे की खोज अतरंजी खेड़ा में हुई थी, जो कि यूपी में है। रत्निन की संख्या यहाँ उत्तर वैदिक काल में 17 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 17 हो गई थी। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि बहुपत्नी प्रथा आरंभ हो गई थी। फिर लोहे की खोज अतरंजी खेड़ा यूपी में, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ धूसर मृदभांड प्रचलित थे। आपको याद है जो ऋग्वैदिक काल था वो अच्छा काल था। वो जो गेरू कलर होता है वो होता है शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए। तो ऋग्वैदिक काल में गेरू वर्णीय मृदभांड थे और उत्तर वैदिक काल में धूसर मृदभांड प्रचलित थे। यहाँ 4 प्रकार के आश्रम भी थे। कितने प्रकार के आश्रम थे? 4 प्रकार के। ब्रह्मचर्या, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक तो ब्रह्मचर्या का पालन किया जाता था। फिर 25 से 50 की आयु में गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ 50 से 75 साल की उम्र में, उसके बाद 75 साल की उम्र होने के बाद संन्यास ले लेते थे और जंगलों में बैठ जाते थे तपस्या करने के लिए, और जब तक मृत्यु न होती वहाँ बैठे रहते थे। ठीक है, आगे
इनमें भी कुछ उत्तरवैदिक काल में भी कुछ विदुषी स्त्रियां थी। वो कौन कौन सी थी? गार्गी, नेत्री, कात्यायनी। ऋग्वैदिक काल में थी लोपामुद्रा, अपाला और घोषा, जिसके पीछे आ की मात्रा आती है, यानी कि पीछे सबके आ आता है। और जो उत्तरवैदिक काल की स्त्रियां थी उनके पीछे गार्गी, नेत्री, कात्यायनी ई आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। क्या हो गई थी? गोत्र व्यवस्था। जो गोत्र बने हैं वो उत्तरवैदिक काल की ही देन है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास। आज हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में काफ़ी चीज़ों को पढ़ा है। कल हम इसका जो छोटी छोटी बातें रहती हैं कि किसको क्या कहा जाता था, ये वो छोटी छोटी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि जो थर्ड पार्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वेदांग भी करेंगे हम, वेदांत करेंगे, उसमें आरण्यक करेंगे, वो सब चीज़ें हम, नदियों के प्राचीन नाम करेंगे। ये सब हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर वैदिक जो सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आगे अगर आपको क्लास पसंद आई, आपको लगा कि आपके ये काम आने वाली है, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बहुत अच्छे से हिस्ट्री करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।